तो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 11th हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। सो लेट्स बिगिन। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, नाम सुनकर ही ये बहुत ही थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस स्टोरी लग रही है, जो कि लिखी गई है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा। इस स्टोरी में इन्होंने टीम वर्क को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है और नाम सुनकर हम समझ ही गए होंगे कि हमें इसमें मेनली टीम वर्क ही सिखाया गया है। तो अब मैं ये स्टोरी, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ऑथर के POV से बताऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना। जुलाई 1976 मेरी वाइफ मैरी, मेरा 6 साल का बेटा जॉनथन, मेरी 7 साल की बेटी स्यूई और मैं 37 साल का बिजनेसमैन, हम 16 साल से प्लानिंग कर रहे थे पूरे वर्ल्ड का राउंड ओशियन द्वारा लगाने के लिए। हम वो रूट फॉलो करने वाले थे जो रूट 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने अपनाया था। हमने एक बोट भी बनवाई थी जिसका नाम हमने रखा वेव वॉकर। ये बोट लकड़ी की बनी थी, 23 मीटर्स लंबी और इसका वजन 30 टन था। तो ये बहुत सुंदर बोट थी। इस बोट को बनाने में कई महीनों का वक्त लगा था और ये बोट रफ एंड टफ वेदर में भी टेस्ट की जा चुकी थी। ये जर्नी 2,55,000 किलोमीटर की थी और इसे पूरा करने में हमें 3 साल से भी ज़्यादा लगने वाले थे। पहला सफ़र 1,05,000 किलोमीटर का था जो आसानी से कवर हो गया। हमने अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लेके केप टाउन तक का सफ़र पूरा कर लिया था। पर अब इस कहानी का टर्निंग पॉइंट थोड़ा ख़तरनाक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द रूट, जो कि 1,50,000 किलोमीटर का था और जिस ओशियन में हमें यात्रा करने वाले थे वो ओशियन भी बहुत ख़तरनाक था, साउथ इंडियन ओशियन। हमने सपोर्ट के लिए 2 क्रूमैन को भी हायर करा, जिनका नाम था लैरी विगल जो अमेरिकन था और हर्ब स्विज़लर जो स्विस थी। अब अपनी जर्नी केप टाउन से स्टार्ट करते हुए केवल 2 दिन हुए थे, लेकिन तेज़ हवाओं ने इस जर्नी को मुश्किल कर दिया और बड़ी तेज़ वेव्स भी आ रही थी, जिससे हमारी बोट का भी बुरा हाल था और शायद आगे और भी बुरा हो सकता था। 25 दिसंबर, ईस्ट केप टाउन, 3500 किलोमीटर कवर्ड। मौसम और भी बुरा होता जा रहा था, पर हमने अपना क्रिसमस काफ़ी ज़्यादा यूनिक तरीके में सेलिब्रेट किया और मन में मौसम का जो डर था वो भी था, बट मौसम ख़राब ही होता चला जा रहा था। हम बस प्रे कर रहे थे कि मौसम जल्दी से जल्दी ठीक हो, बट उसका उल्टा मौसम और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। 2 जनवरी तक मौसम बहुत ख़राब रहा। वो बड़ी बड़ी लहरें और वो तेज़ हवाएं हमारी बोट का भी बुरा हाल कर रही थी। 2 जनवरी शाम को 6 बजे सब शांत हो गया। चारों तरफ डेंजरस साइलेंस सा छा गया। पूरे आसमान में काले बादल आ गए। ऐसा लग रहा था ये तूफान से पहले की शांति है। बादल की बहुत तेज गरजने की आवाज़ आने लगी। तभी अचानक से मेरी नज़र पड़ी एक बहुत बड़ी लहर पर जो हमारी तरफ आ रही थी और मैंने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। जैसे ही वेव ने हिट किया वैसे ही मेरा सर स्टीयरिंग व्हील से लड़ गया और पूरा खून निकलने लगा और मैं ओशियन में जा गिरा और डूब ही गया था, मानो डूब ही गया था। मैंने होप खो दी, बट अचानक से मेरा मुंह ऊपर आया और मैंने देखा वेव वॉकर सामने है, बट वो पलट गया है और बहुत तेज़ वेव के साथ वो वेव वॉकर दोबारा सीधा हुआ और एक वेव ने मुझे उस वेव वॉकर में ले जाकर पटक दिया। वेव वॉकर में पूरा पानी भर चुका था। मेरा और शिप का काफ़ी बुरा हाल हो चुका था। मेरे काफ़ी चोट आई थी
मेरी लेफ़्ट हैंड की रिब्स काफ़ी टूट चुकी थी, मेरे सारे दांत टूट चुके थे। मैंने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील अपनी वाइफ को पकड़ा दिया और मैं अपने बच्चों को चेक करने चला गया। मैं नीचे गया तो मैंने देखा लैरी और हर्ब पंपिंग के द्वारा पानी बाहर निकाल रहे थे शिप से। एंड मैं अपने बच्चों के रूम में जाकर देखता हूँ तो बच्चों के थोड़ी चोट आई थी। बस मुझे बुरा लगा, बट मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मुझे शिप में काफ़ी रिपेयरिंग करनी थी। शिप में काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे जिससे पानी शिप के अंदर आ रहा था। अब हमने रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा पंप जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था वो ख़राब हो गया था। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास एक पंप और था जो इलेक्ट्रिसिटी से चल गया और हमने अपना काम नॉन स्टॉप स्टार्ट रखा। रात भर बिना नींद के हम लोगों ने पंपिंग करी। एंड सीयू, मेरी बेटी का सर थोड़ा सूजा था और आंखें काली पड़ गई थी। उसके शोल्डर्स पर भी चोट लगी थी। सबका बुरा हाल था। 3 जनवरी टाइम था सुबह का। अब ओशियन थोड़ा शांत था, बट हमें अभी भी काफ़ी रिपेयरिंग करनी थी। सब होप छोड़ चुके थे कि हम अब ऑस्ट्रेलिया तक भी जा पाएंगे। एंड मैंने ये एनालिसिस करा कि ईस्ट में एम्स्टर्डम और एक आइलैंड और होना चाहिए, जिनमें से एक एम्स्टर्डम होना ही चाहिए था। 4 जनवरी हम लगातार 36 घंटों से पंपिंग कर रहे थे। सुबह 4 बजे मौसम और समुद्र का मिजाज काफ़ी ख़राब हो गया। धीरे धीरे मौसम और भी ज़्यादा ख़तरनाक होने लगा। 5 जनवरी मौसम बहुत ख़राब हो गया। हम सब बहुत डरे हुए थे। मैंने अपने बच्चों से बात की। जॉनथन ने मुझसे पूछा, क्या हम मरने वाले हैं? मैंने कहा नहीं, और उसने बहुत प्यारा जवाब दिया, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर। ये सुनकर मानो मेरे अंदर एक नई मोटिवेशन जाग गई और मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गया। शाम को सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। बोट में और पानी भर गया। फाइनली 6 जनवरी सुबह मौसम फिर ठीक हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस 1.5 लाख किलोमीटर के रूट में कहीं खो चुके थे, कहीं बुरी तरह खो चुके थे। हम 1.5 लाख किलोमीटर में एक 65 किलोमीटर लंबा आइलैंड ढूंढ रहे थे जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब मैं ऊपर गया और हर्ब से कहा, शिप 185 डिग्री घुमा दो, हो सकता है शाम तक हमें वो आइलैंड मिल जाए, और अगर नहीं मिला तो शायद हम ना बच पाएँ। और मैं सोने चला गया। शाम को 6 बजे मैं उठा और मैंने देखा मेरा बेटा मेरे पास आकर मुझसे पूछता है, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? मैंने पूछा क्या हुआ? तो मेरा बेटा मुझसे बोलता है, यू आर द बेस्ट डैड एंड द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड, वी फाउंड इट। मतलब कि हमें वो आइलैंड मिल चुका है। मैं जल्दी जाकर देखता हूँ तो मेरे सामने था एम्स्टर्डम। हम सब काफ़ी खुश थे। एंड दिस स्टोरी एंड्स हियर। तो या गाइज, ये थी आज की स्टोरी। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।